गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं लेसन 16 में, जिसका नाम था ब्रह्मांड एवं जैव विकास। हमने भारतीय सिद्धांतों की बात की, भारतीय विचारों की बात की कि किस प्रकार से ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने भारतीय अवधारणाएं पढ़ी। आज हम कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, जिनमें पहला सिद्धांत है जैव केंद्रिकता का सिद्धांत। जैव केंद्रिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं। थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म बात करते हैं। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा शास्त्री रॉबर्ट लांजा तथा खगोल शास्त्री बॉब वर्मन, इन दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया सन 2007 में। सन 2007 में चिकित्सा शास्त्री रॉबर्ट लांजा और खगोल शास्त्री बॉब वर्मन ने जैव केंद्रिकता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, सुनिएगा, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार रॉबर्ट लांजा ने ये बताया कि जो विश्व है, इस विश्व का अस्तित्व जीवन के कारण है। सरल रूप में कहें तो जीवन के सर्जन व विकास हेतु विश्व की रचना हुई है। लांजा ने कहा कि विश्व का जो अस्तित्व है, ये जीवन के कारण है। जीवन के सर्जन यानी कि उसके निर्माण और विकास हेतु विश्व की रचना हुई है। कहने का साफ अर्थ यहाँ पे ये है कि लांजा चेतना की बात कर रहा है, एक शक्ति की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि इस शक्ति या चेतना के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और सृष्टि का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि यहाँ पे जीवन पनप सके, यानी कि मनुष्यों का, जीवों का निर्माण हो सके आगे चलकर। इसलिए विश्व का निर्माण हुआ था। जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई थी और सृष्टि की रचना इसीलिए हुई है ताकि आगे चलकर कभी मनुष्य या जीवन जो है, जीवों के रूप में यहाँ पे अपना उसका सर्जन व विकास हो सके। कहने का सीधा सा अर्थ है कि मनुष्यों के विकास व जीवन के निर्माण के लिए ही विश्व की रचना हुई है। ब्रह्मांड जो बना है ये जीवन के विकास के लिए बना है। जिस शक्ति ने, जिस चेतना ने ब्रह्मांड या सृष्टि का निर्माण किया है, वो ये सोच के किया है कि आगे चलकर जीवन का निर्माण हो। अतः चेतना जो है, यही सृष्टि के स्वरूप को समझने का सच्चा मार्ग हो सकती है। सृष्टि के स्वरूप को समझने का सच्चा मार्ग हो सकती है। बिना चेतना के विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। चेतना के कारण ही सृष्टि को समझा जा सकता है। चेतना में विश्वास न करके सृष्टि के रचना को हम नहीं समझ सकते। यानी हमें सिर्फ इतना समझना है कि जीवों के विकास और जीवों के निर्माण के लिए ही जो एक चेतना शक्ति है, जो ईश्वर की शक्ति है, उसी के द्वारा
जो जीवन है उसका निर्माण होने के लिए ये सारा कुछ रचा गया है। ये सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब इसीलिए रचा है भगवान ने, ताकि आगे चलकर विकास, जीवन जो है जीवों का विकास और उनका निर्माण हो सके। जैव केंद्रिकता सिद्धांत में दर्शन शास्त्र के अलावा या दर्शन शास्त्र से भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों को भी समझाया गया है। जैव केंद्रिकता के अनुसार आइंस्टीन जो है, इन आइंस्टीन की स्थान व समय की अवधारणा का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अपितु ये सब मानव चेतना की अनुभूतियां मात्र हैं। लांजा का मानना है कि चेतना को केंद्र में रखकर यानी चेतना को सोचकर ही भौतिकी के कई अबूझ पहेलियों को समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी भौतिकी के सिद्धांत जो हैं ये खोजे गए हैं या ये बताए गए हैं, तो ये जितने भी सिद्धांत है भौतिकी के, ये इसीलिए खोजे गए हैं या इसीलिए हमारे सामने आए हैं ताकि हमें इनका उपयोग कर सकें या ये जीवन के विकास के लिए कहीं न कहीं उपयोगी साबित हो। जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, या दोहरी झिरी प्रयोग है, या बलों के सूक्ष्म संतुलन, स्थिरांक, विभिन्न प्रकार के स्थिरांक व नियम, इनका सजीव सृष्टि के अनुरूप होना आदि को समझा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो आइंस्टीन के समय से ही यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के रूप में संपूर्ण भौतिकी को एक साथ लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, मगर सफलता अभी तक नहीं मिली है। रॉबर्ट लांजा का कहना है कि जीवन को केंद्र में रखने पर ही समस्या हल हो सकती है। जो जैव केंद्रिकता सिद्धांत को मानते हैं उन वैज्ञानिकों का, उन पक्षधरों का ये कहना है कि प्रकृति की प्रत्येक घटना मानव हित में ही घटित हुई लगती है। जितनी भी घटना सृष्टि पर हुई है ये मानव के हित के लिए हुई है। यानी कि आप ये समझिएगा कि पहले के जो समय में डायनासोर हुआ करते थे और उस समय उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण डायनासोरों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और किसका निर्माण हुआ था, स्तनधारी जंतुओं का निर्माण हुआ था। तो जैव केंद्रिकता सिद्धांत को मानने वाले ये कहते हैं कि उल्का पिंड का गिरना और डायनासोरों का मरना इसलिए तय था क्योंकि आगे स्तनधारी जंतुओं का निर्माण हो सके और स्तनधारी जंतुओं से आगे चलकर मनुष्यों का विकास हो सके। इसीलिए उल्का पिंड उस समय गिरा था। ये पहले से तय था कि इसको गिरना है और डायनासोरों को मरना है, ताकि आगे चलकर मनुष्यों का विकास या जीवन का निर्माण हो सके। तो ये पहले से क्या था, तय था। और पहले से चेतना या शक्ति के द्वारा किसी न किसी प्रकार की, भगवान मान लीजिए, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, चेतना के द्वारा ही क्या हुआ है, मनुष्यों का विकास या सृष्टि का निर्माण हुआ है। सोचिएगा, अगर उल्का पिंड की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी और अधिक होती, या कहें कि उल्का पिंड थोड़ा और अधिक होता, बड़ा होता, तो उस समय जीवन भी नष्ट हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्का पिंड है ये भी
इसकी जो परिधि है वो भी तय थी, इसीलिए डायनासोर ही मरे सिर्फ उस उल्कापिंड से, और स्तनधारी जंतुओं का क्या हुआ, विकास हुआ। स्तनधारी जंतुओं जो है इनको डायनासोर उस समय में खा जाते थे, लेकिन डायनासोर के दबने के कारण धरती के अंदर स्तनधारी जंतुओं जो है वो वहाँ पे रह सके, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके और उनका विकास हो सका। ये सब पहले से तय था। जैव केंद्रिकता सिद्धांत सिर्फ चेतना को मानता है और इसी के कारण सृष्टि का निर्माण होना इसमें बताया गया है। आगे हम बात करें तो यानी कि जो उल्कापात ये हुआ था, ये उल्कापात पूर्व नियोजित घटना थी, यानी पहले से नियोजित घटना थी कि ऐसा होने वाला है आगे चलकर। अब हम बात करें व्हीलर जैसे भौतिकवादियों की। व्हीलर जैसे जो भौतिकवादी थे या भौतिक शास्त्री थे, इनका कहना है कि वर्तमान ही भूतकाल को निरूपित करता है, तो भी विकास का पूर्व नियोजित मानना होगा। यानी कि वर्तमान जो है ये वर्तमान में वही होता है जो भूतकाल में हुआ होता है या पहले से होता आ रहा है, वही आगे चलकर होगा। तो ये अगर माने तो भी हमें जो जैव केंद्रिकता सिद्धांत है इसको हमें सही मानना होगा, क्योंकि ये सब पहले से क्या है, पूर्व नियोजित है। जैव केंद्रिकता का सिद्धांत डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं करता। डार्विन के विकासवाद को जैव केंद्रिकता सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। जैव केंद्रिकता सिद्धांत के अनुसार जीवन भौतिक व रसायन शास्त्र की किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता, ना ही तो किसी रसायनों के द्वारा जीवन का निर्माण हुआ है, न ही किसी भौतिकी दुर्घटना के कारण जीवन का निर्माण हुआ है। जीवन जो ये बात है ये विकासवाद मानता है। विकासवाद ये मानता है कि रसायनों के द्वारा या भौतिक सिद्धांतों के कारण ही जीवन का निर्माण हुआ है, इसलिए डार्विन के विकासवाद को जैव केंद्रिकता सिद्धांत नहीं मानता है। डार्विन द्वारा आकस्मिक घटनाओं के आधार पर जैव विकास को समझाना बच्चों के स्तर पे तो ठीक है, मगर वास्तव में ऐसी बातें है नहीं, उतना सरल नहीं है। जीवन का निर्माण किस प्रकार से होता है इस प्रकार को समझाना एक स्वनियोजित योजना माने बिना जैव विकास को ठीक तरह से नहीं समझाया जा सकता। हमें जैव विकास को समझाने के लिए ये मानना होगा कि पहले से तय था कि मनुष्यों का विकास होना है, और इसीलिए जितने भी मनुष्य से पहले के पूर्वज हैं उनका विकास होता गया है, ताकि मनुष्य के रूप में बुद्धि का विकास हो सके। तो ये सब पहले से तय था। ये जैव केंद्रिकता सिद्धांत का मानना है। रॉबर्ट लांजा का मानना है कि एक चेतना शक्ति है जिसके कारण ये सब हुआ है। आगे हम बात करते हैं, ये हमने बात की जैव केंद्रिकता सिद्धांत की, अब हम बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत की। बिग बैंग थ्योरी। अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग अवधारणा का परिवर्तित स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास के विभिन्न चरणों को समझाने में सफल रहा है। इस अवधारणा में ये माना गया है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ये एक अत्यंत सघन व अत्यंत गर्म पिंड से 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है। एक सघन और गर्म पिंड था। इस पिंड के द्वारा 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इस पिंड के अंदर महाविस्फोट हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड बना। किसी वस्तु में विस्फोट होने के बाद में
उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं। वैसे ही इस पिंड के भी टुकड़े हुए और दूर दूर तक इसके टुकड़े फैल गए विस्फोट होने के बाद में। और ब्रह्मांड के ये जो भाग हैं ये एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है और फैलता जा रहा है। बिग बैंग अवधारणा के पक्ष में विज्ञान ने कई प्रमाण भी जुटाए। ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की अधिकता, अंतरिक्ष में सूक्ष्म विकिरणों की उपस्थिति, महाकाय संरचनाओं की उपस्थिति, हब्बल के नियम, इनको समझाने में सफलता, ऐसे ही प्रमाण हैं। ये जितने भी टुकड़े भाग दूर दूर तक फैले, इन सभी के द्वारा किसी के द्वारा ग्रहों का निर्माण हो गया, किसी के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हो गया, किसी के द्वारा सूर्य का निर्माण हुआ, किसी के द्वारा चंद्रमा का निर्माण हुआ। और ये सभी एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इस अवधारणा को महत्व मिलने का कारण यह भी है कि भौतिकी के किसी भी ज्ञात नियम की अवहेलना यह सिद्धांत नहीं करता। भौतिकी के किसी भी सिद्धांत की क्या नहीं करता, अवहेलना नहीं करता, उसको गलत बताता नहीं है। विस्फोट के बाद हुए विस्तार से, ये जो विस्फोट से विस्तार हुआ पिंडों में, तब उप परमाणवीय कणों की उत्पत्ति हुई। उप परमाणवीय कणों की उत्पत्ति हुई और उप परमाणवीय कणों से बाद में सरल परमाणु बने और सरल परमाणुओं से प्रारंभिक तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि का निर्माण हुआ और इनके दैत्याकार बादल बन गए और इन दैत्याकार बादलों से बाद में तारे व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। सबसे पहले गर्म पिंड के अंदर क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट से कुछ इसके जो भाग हैं वो दूर दूर तक फैलते गए। दूर दूर तक फैलने से ब्रह्मांड ठंडा हो गया, मतलब ये टुकड़े ठंडे हो गए। ठंडे होने से उप परमाणुीय कणों का निर्माण हुआ। इन कणों से सरल परमाणु बने और सरल परमाणुओं से प्रारंभिक तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के दैत्याकार यानी बड़े बादल बने और इन बड़े बादलों से तारे व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। प्रारंभिक तत्वों से भारी तत्वों की उत्पत्ति हुई और बाद में क्या हुआ, तारों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। सुपरनोवाओं के लाल विस्थापन को मापने से, आकाश गंगाओं के लाल विस्थापन को मापने से यह तथ्य सामने आया कि ब्रह्मांड के फैलने की गति जो है वो बढ़ रही है। यह निरंतर फैलता जाएगा और ठंडा होकर एक दिन जम जाएगा। अभी हाल ही में ब्रह्मांड में धूसर द्रव्य व धूसर ऊर्जा उपस्थित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ये धूसर द्रव्य का कार्य क्या है ब्रह्मांड में, इसको अभी भी जानना बाकी है। तो इस बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इस प्रकार से जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण हुआ एक गर्म सघन पिंड के द्वारा और ये जो ब्रह्मांड है ये फैलता जा रहा है और एक दिन फैलते फैलते ठंडा हो जाएगा और बर्फ के रूप में जम जाएगा। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के हम बात करें, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जो पॉल स्टेनहार्ट हैं, इन्होंने एक्यापायरोटिक मॉडल प्रस्तुत कर कहा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो दो त्रिविमीय ब्रह्मांडों के चौथी विमा से टकराने से हुई है। त्रिविमीय ब्रह्मांडों के चौथी विमा से टकराने से हुई है। इसमें भी ब्रह्मांड का प्रसार होता बताया गया है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो हो रहा है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार ये तो तय है कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, यानी ब्रह्मांड रबर की झिल्ली की तरह फैलता जा रहा है और ब्रह्मांड की संरचनाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है, मगर बढ़ती दूरी का कोई केंद्रीय बिंदु यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने बात की बिग बैंग थ्योरी की।